जय भीम। मैं हरिकेश्वराम, सशक्त भारत चैनल से। मेरे साथ आज हैं गजेंद्र मांझी जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज से इनसे हम दलित इश्यू पर बात करेंगे और चाहेंगे कि हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि आखिर जो लीडिंग पार्टियां हैं बिहार में, हम देश की बात नहीं करेंगे, हम बिहार की ही बात करेंगे। जो लीडिंग पार्टियां हैं तो क्या एससी एसटी के बारे में, उनके हित के बारे में सोचती भी है क्या? ठीक है, तो इसी संदर्भ में पहला हम सवाल करते हैं कि गजेंद्र जी, अभी जनगणना हुआ, बिहार सरकार ने गणना कराया, जातिगत गणना कराया, ठीक है। उस जातिगत गणना में शेड्यूल कास्ट की आबादी 20% आई, ठीक है। 2% के आसपास शेड्यूल ट्राइब्स का, ठीक है। तो 20% जो शेड्यूल कास्ट की आबादी आई, तो 20% के हिसाब से एमपी का सीट कितना रिजर्व होना चाहिए? होना चाहिए 8, ठीक है। अभी है कितना? 6। पूरे बिहार में लोकसभा की 6 सीटें रिजर्व है। तो वो मान लीजिए पहले के हिसाब से है, वो होता है कि पहले जनसंख्या कम था, अब मान लीजिए जनसंख्या ज्यादा आ गया तो उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन खैर चूंकि ये बिहार सरकार ने कराया, केंद्र सरकार ने तो ये गणना कराया नहीं है, और जब केंद्र सरकार कराती जनगणना उसमें आता तो बढ़ाया भी होता। लेकिन खैर ये तो स्पष्ट हो गया है कि बिहार में शेड्यूल कास्ट की आबादी 20% हो गई है, जिसके हिसाब से शेड्यूल कास्ट का 6 नहीं 8 लोकसभा का सीट जो है उनका पर हक बनता है, ठीक है। तो अब जो पार्टियां हैं, तो क्या आपको लगता है कि पार्टियां जो है 6 सीट तो रिजर्व है ही, और 2 अपने तरफ से करेंगे ताकि इसको कॉम्पेंसेट किया जाए? मतलब 8 सीट शेड्यूल कास्ट को सभी पार्टियां में से कोई पार्टी देने के लिए तैयार है, और नहीं देगी तो क्या इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है कि उसको क्या कहा जा सकता है? इस पर अपना जो वक्तव्य दीजिए। सशक्त भारत चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं, क्या कि आपने जो सवाल उठाए, और सवाल लाजमी है कि बिहार की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनगणना कराई, तो जनगणना कराने के मकसद भी आनी चाहिए, नहीं तो बेतुका पैसे खर्च जनगणना कराना ये फिजूल खर्ची है। तो हरकेश्वर जी, आपने ठीक ही कहा कि जनगणना के बिहार सरकार के जनगणना के हिसाब से जो दलितों की आबादी है, अनुसूचित जाति की आबादी है, वो 20% तक हो चुके हैं। लेकिन आपने सही यह भी कहा कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार तो एक रिजर्वेशन संसदीय प्रणाली में अनुसूचित जाति के है, और अब उसके संख्या अनुपात, पूर्व के संख्या अनुपात के अनुसार 6 सीटें बिहार में रिजर्व है। लेकिन बिहार सरकार के जनगणना के अनुसार हमारी 20% के मतलब 8 सीटें होती है। तो सबसे पहले तो मैं नीतीश जी को ही कहना चाहूंगा कि संविधान के प्रावधान ठीक है, वो केंद्र का मामला है, लेकिन आपने जिस मकसद से उनकी भागीदारी के लिए आपने कराया था कि उनके हक और हिस्से में हम भागीदारी देंगे उनके संख्या अनुपात में, तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार के देना चाहिए, 2 अतिरिक्त सीट देना चाहिए, 6 के अलावे देना चाहिए। नहीं, एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार तो को 16 ही सीट मिला है ना, लेकिन एनडीए का तो एक तरह से वही लीडर है यहाँ पर, तो 40 में कम से कम 2 उनको सुनिश्चित करना चाहिए। और दूसरी तरफ राजद है, तो राजद ने भी मान लीजिए इसको गणना को कराया था, जातिगत गणना को, तो राजद को भी अपने गठबंधन से 40 में कम से कम 2 मान लीजिए को अतिरिक्त सीट जो है शेड्यूल कास्ट को देना चाहिए। इस पर मान लीजिए बाकी बोले ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सोशल जस्टिस की पार्टियां, जो सोशल जस्टिस ने ही बिहार में जनगणना की बात की और जनगणना कराया, तो सोशल जस्टिस को, सोशल न्याय के लिए उसको तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जब अनुसूचित जाति के जब संख्या अनुपात में हिस्सेदारी बढ़ी है, तो उसको हमको इम्प्लीमेंट करके रिजर्व सीटों की बात छोड़ दीजिए, गैर रिजर्व सीटों पर भी उनकी भागीदारी
ये दोनों सोशल जस्टिस वाले लोगों को देना चाहिए। यदि आप नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि सोशल जस्टिस को आप भरमाने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं, छलने का काम करते हैं। इस मुखालफत में अब सोशल जस्टिस के दायरे के लोग भी अब कॉन्शियस है, चेतनशील हो गया है, तो इनकी बातों को मानने के लिए नकली डपोसन की बातों में नहीं आने वाला है। अच्छा, दूसरी तरफ मान लीजिए कि ये हम लोग देख रहे हैं कि जैसे राज्यसभा में और विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है, तो एक भी बहुत बहुत इन्हीं गुने कभी कभी किसी को भूले भटके लोग दे देता है, यहाँ पर नहीं देता है। या ये भी तो मान लेगा है ना कि ये भी पहचान है कि आप शेड्यूल कास्ट के कितने बड़े हितैषी, ये भी पहचान कराता है ना। और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है गजेंद्र जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए नया ट्रेंड शुरू हुआ है, आप देखेंगे कि जैसे लालू जी की तरफ से ही शुरू हुआ है ना। तो पहला तो ये शुरू हुआ कि आप देखिए कि यहाँ पर उर्मिला ठाकुर को एमएलसी बनाया गया, और उर्मिला ठाकुर जाति का हजाम है, अति पिछड़ी में आती है, लेकिन उनके हस्बैंड जो यादव है, अशोक यादव, ठीक है, तो मतलब घुमा फिरा के अति पिछड़ा को कहने के लिए देने के लिए, लेकिन उस सीट चला गया यादव के पास। उसी तरह से आप मान लीजिए कि देखिएगा कि जमुई में हो रहा है, जमुई में अर्चना रविदास को जो है वहां टिकट दिया गया, और उसका हस्बैंड मान लीजिए कि है दूसरा कोई यादव है। तो कहने का मतलब है कि आप तो एक तरह से ये छल कपट से जो है ना, छल के द्वारा आप मान ले कि शेड्यूल कास्ट का जो प्रतिनिधित्व है उसको आप छीनने का इनडायरेक्ट रूप में काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? हरिकेश्वर जी, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार और सरकार के रूल्स के अनुसार शेड्यूल कास्ट में जो अभी जो समाज में ट्रेंड बढ़ा है, वो शेड्यूल कास्ट के हक छीनने का एक ट्रेंड बढ़ा। चाहे विधान परिषद के भीतर हो, चाहे पंचायतों के भीतर मुखिया जिला परिषद का मामला हो, चाहे राज्यसभा में के मामला हो, आज या विधान परिषद में के चुनाव प्रणाली में टिकटों का मामला हो, आजकल ऐसे तत्वों को दिया जा रहा है कि सीट रिजर्वेशन का और उसका हकदारी गैर रिजर्व, गैर रिजर्व लोगों की उसकी लाभ भरपूर मने मिल रही है। मात्र और मात्र एक शादी कर लेने से, चाहे वह रखे या ना रखे, उसका अपने जीवन के साथ संपूर्ण जोड़े या ना जोड़े, मात्र उनके नाम से उनके जोड़ लेने से ही रिजर्वेशन पर लगातार हमला हो रहा है। इसका भी प्रतिकार करना चाहिए हम लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, और इसके लिए हम एक कानून बनाने के लिए मांग करें कि चाहे वह पुरुष किसी गैर अनुसूचित जाति से शादी करता हो, चाहे स्त्री कोई गैर अनुसूचित जाति से शादी करता हो, उनको या रिजर्वेशन का हक नहीं मिलना चाहिए। मैंने इस प्रकार के कानून अब लाने की जरूरत नहीं। ऐसा है कि गैर अनुसूचित जाति की महिला अगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी करती है तो उसको तो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ही मिलता है, ठीक है, उसको कहाँ मिलता है? उसको नहीं मिलता है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट की महिला है, क्योंकि जाति का निर्धारण बाप के आधार पर होता है, बाप के आधार पर, जिसका बाप अगर शेड्यूल कास्ट है तो होगा, तो उसके आधार पर शेड्यूल कास्ट तो है। लेकिन आप जानते हैं कि लड़कियों की जब शादी होती है तो शादी के बाद उसका परिवार बदल जाता है, तो वो मान लिया कि शेड्यूल कास्ट के परिवार के नहीं रह गए, ठीक है, अपने शेड्यूल कास्ट है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के परिवार के नहीं रह गई, वो हो गई दूसरे परिवार की। तो वहां जब भी मान दूसरे परिवार का मान लेंगे जो भी जाएगा तो उस परिवार का न प्रतिनिधित्व करेगी, शेड्यूल कास्ट का परिवार का तो प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। अगर वो बहुत मजबूत है, जैसे मान के मीरा कुमार, तो मीरा कुमार अपने मान लेके मजबूत थी, इसलिए मीरा कुमार के बारे में कोई नहीं कह सकता था कि ये मान लीजिए कि अपना प्रतिनिधित्व कुशवाहा को दे रही, ठीक है। लेकिन ये दोनों को तो मान के सामने दिखलाई दे रहा है ना। ये सवाल वहां नहीं है, हाँ, या मीरा कुमार है या उनसे कमजोर लीडर का पक्ष हो, लेकिन जब भी महिलाएं किसी भी गैर
अनुसूचित जाति के पक्ष में जाते हैं तो उनका आर्थिक सामाजिक पोषण उस परिवार का होता है, नेतृत्व उस परिवार को करता है। इसलिए उन्हें रिजर्वेशन से तथाकथित अब हमें एक कानून ला करके इनको वंचित ही करना होगा, तब ये रिजर्वेशन के हक को सही दिशा में लाया वो तो संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। अन्यथा मान लीजिए कि जो है ना इस तरह से अपहरण होते रहेगा, आपका अधिकार है, आपने हकों का, आपके प्रतिनिधित्व का एक तरह से छल कपट से मान लीजिए हकमारी मान लीजिए कर दिया जाएगा। ठीक है, तो खैर अब इतना ही, फिर आगे हम दूसरे विषय पर हम लोग बात करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।